Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. So now we begin with passage number 7 of the reading comprehension. तो इस पैसेज में बात हो रही है अबाउट द हेल्थ केयर इकोनॉमी. ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इस इकोनॉमी में कई सारे डिफरेंट तरीके के इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं. ठीक है, किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं? बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है, जिसे हम प्रोवाइडर और परचेज़र भी कह सकते हैं. और ये जो रिलेशनशिप है ये डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप में देखने को मिलती है, यानी कि जो डॉक्टर है वो एक तरह से प्रोड्यूसर है और जो पेशेंट है वो हमारा कंज्यूमर है. ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के, जैसे अगर हम एग्जांपल लें इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 3 तरह की चीज़ें कर सकता है. पहली चीज़, वो अपनी प्राइस जो है बाकी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में कम कर देगा, तो लोग उसको खरीदेंगे. ठीक है, या वो ऐसा कर सकता है कि बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तब भी उसके प्रोडक्ट्स की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे. और तीसरी चीज़ है यूटिलिटी, वो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हो. जैसे अगर आप TCS की बात करें, टाटा सर्विसेज, तो वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ें यानी कि नमक से लेके ऑटोमोबाइल्स तक चीज़ें बनाई जाती हैं. तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी बिकते भी हैं. अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो काम का ही नहीं है तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे. ठीक है, और बायर का सिर्फ एक ही काम होता है, वो है डिसीजन लेना. उसे ये डिसाइड करना होता है कि उसका बजट कितना है, उसको किस क्वालिटी का सामान चाहिए और वो सामान उसके यूज़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट्स के बीच में से एक प्रोडक्ट चूज़ करना होता है. ठीक है, अब कुछ टाइम पे ऐसी सिचुएशंस बन जाती है जब बायर के पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो एक तरह की इंडस्ट्री है वहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का सेलर है, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है बायर के पास. और वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है उसके यूज़ के लिए. तो जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट उस पर मोनोपोली लगा देती है और इंडस्ट्री को प्राइस के रेगुलेशंस पे काम करने देती है. यानी कि अगर हम इंडिया में देखें तो जैसे रेलवेज़ है जो सब लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, और वहाँ पे एक ही इंडस्ट्री है जो कि प्रोवाइड कर रही है आपको ट्रांसपोर्ट बाय ट्रेन, तो ज़रूरी भी है और आपके पास चॉइस भी एक ही है, इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर मोनोपोली लगा रखी है और उस पर कुछ तरह के प्राइस और अदर रेगुलेशंस लगा रखे हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं होती हैं. ठीक है, ऑथर इसी बारे में बात कर रहे हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि गरीब से गरीब इंसान को, छोटे से छोटे बच्चे को हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन और बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं, तो उस जगह पे गवर्नमेंट को भी अपनी मोनोपोली लगानी चाहिए और गवर्नमेंट को प्राइस रेगुलेशन करना चाहिए. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बात हो रही है कि जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा है जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होता है. ठीक है, यानी कि डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, पेशेंट कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, अब कोई एक इंसान है जिसने एक फिजिशियन को चूज़ कर लिया कि भाई मुझे इस फिजिशियन को अपना प्रॉब्लम बताना है और इससे अपना ट्रीटमेंट करवाना है. ठीक है, तो उसके बाद उसके पास कोई चॉइस नहीं बच जाती. जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे कोई चॉइस नहीं होती वहाँ पे गवर्नमेंट को मोनोपोली लगानी चाहिए. ठीक है, तो एक बार जब किसी ने चूज़ कर लिया कि मुझे इसी डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बताना है और इससे ट्रीटमेंट कराना है, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती. ठीक है, उसके बाद उसके पास कोई डिसीजन का हक नहीं होता और जो डॉक्टर कहता है वो उसको करना पड़ता है. यानी कि अगर डॉक्टर कहेगा कि अब से तुमको महीने में 7 दिन चेकअप करवाने आना पड़ेगा, तो उसको आना पड़ेगा. ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अगर डॉक्टर कहता है कि नेक्स्ट वेडनेसडे तुमको आना है, तो उसे आना पड़ेगा. ठीक है, और जब वो वापस चेकअप के लिए आएगा तो उसको पे भी करना पड़ेगा हर बार. ठीक है, ये भी हो सकता है कि डॉक्टर कहे कि कुछ तरह के आपको टेस्ट्स कराने हैं, आपको MRI करानी है, CT स्कैन कराना है, एक्सरे कराना है, सोनोग्राफी करानी है, तो आपको वो सब करवाना पड़ेगा. ठीक है, ये भी बताएगा डॉक्टर कि आपको किस तरह की ड्रग्स लेनी है, कितने mg की लेनी है, कौन सी कंपनी की लेनी है. तो सब चीज़ें जो हैं ये पूरी तरह से फिजिशियन कंट्रोल कर रहा है
कि आपके कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे कितने पैसे लगाने इस चीज़ पे। ठीक है, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही रेयर पेशेंट्स होते हैं जो कि डॉक्टर के डिसीजंस को चैलेंज करते हैं। यानी कि उनको लगता है कि नहीं यार, अब मेरी बीमारी इतनी सीरियस है तो मैं डॉक्टर से इस बात के लिए बार्गेन करूं कि आप मेरे ड्रग्स के पैसे कम करवा दो, या आप इतने दिन चेकअप कर रहे हो तो किसी दिन मुझसे पैसे मत लेना। ऐसा नहीं हो सकता। और जनरली जब बीमारी बहुत सीरियस है, यानी कि मान लो आपको कैंसर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर आप मेरा ये वाला टेस्ट मत करो, या फिर आप मेरी ये वाली सर्जरी मत करो क्योंकि ये बहुत महंगी है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए जो कंज्यूमर है उसके पास कोई ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। तो ये जो बात ऑथर ने लास्ट पैराग्राफ में कही थी कि कंज्यूमर जो है उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रह जाती, डॉक्टर ही सब कुछ डिसाइड करता है, वो चीज़ हम हॉस्पिटल केयर में भी देखते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, सबसे पहले हम फिजिशियन से मिलते हैं। हम उससे जानने की कोशिश करते हैं कि हमें बीमारी क्या हुई है। फिर फिजिशियन बताता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। फिजिशियन बताता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आप पे किस तरह के प्रोसीजर्स होंगे, यानी कि सर्जरी होगी या कोई ऑपरेशन होगा, अलग तरह का टेस्ट होंगे, जो भी होगा वो फिजिशियन बताता है। उसके बाद फिजिशियन ही बताता है कि आपको डिस्चार्ज कब किया जाएगा। यानी कि हो सकता है कि आप ठीक हो गए हो, फिर भी 2-3 दिन तक फिजिशियन कहे कि आपको रूटीन चेकअप्स के लिए या किसी और वजह से आपको 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में और रुकना पड़ेगा, तो उतने दिन के आपके पैसे फिर से लगेंगे। तो यानी कि जितना भी डिसीजन है वो सारा फिजिशियन का है। पेशेंट से सिर्फ 1-2 चीज़ों के बारे में कंसल्ट किया जाता है, बाकी जो मेन और जो फाइनल डिसीजन है वो डॉक्टर का ही माना जाता है। ठीक है, इसलिए हॉस्पिटल की आंखों में जो असली कंज्यूमर है वो अपना फिजिशियन है। ठीक है, इसलिए जो मेडिकल स्टाफ है, यानी कि जो डॉक्टर्स और नर्सेज है, वो एक हॉस्पिटल का पावर सेंटर माने जाते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो पॉलिसीज़ बनानी है हॉस्पिटल की, वो सब मेडिकल स्टाफ के हाथों में, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं है। ठीक है, अब इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे प्रोसेस में 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है अपना फिजिशियन, जो डॉक्टर जिसे हमने दिखाया है अपना बीमारी। दूसरा है अपना हॉस्पिटल। तीसरा है पेशेंट जो अपना ट्रीटमेंट करवाने गया है। और चौथा है पेयर, जो कि उस ट्रीटमेंट के पैसे देगा। जनरली क्या होता है, किसी भी सीरियस इलनेस के टाइम पे जैसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, या फिर कई सारी जगहों पर गवर्नमेंट पे करती है, यानी कि अगर कोई बहुत पुअर है या फिर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, इस तरह की कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस होती है, तब वहाँ पे जो पेयर्स हैं उनको पे करने पड़ते हैं सारे हॉस्पिटल के बिल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़, फिजिशियन जो होता है वो सारे डिसीजंस बनाएगा। ठीक है, यानी कि किस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, कितनी ड्रग्स लेनी है, हॉस्पिटल में कितने दिन तक रुकना है, ये सारी बातें फिजिशियन बताएगा। हॉस्पिटल जो है वो फिजिशियन की सारी बातों को मानेगा, क्योंकि उसकी आंखों में जो डॉक्टर है वही असली कंज्यूमर है। यानी कि जितना पैसा आ रहा है हॉस्पिटल में वो फिजिशियन की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो हॉस्पिटल इसकी बात मान जाएगा। पेयर जो है उसको जितने बिल्स मिलेंगे, बोनाफाइड बिल्स, यानी कि उसको लगेगा कि भाई हमें तो सही बिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसे नहीं पता कि कितने दिन तक फिजिशियन ने उसको वहाँ रखा है पेशेंट को, या फिर उसको रखना ज़रूरी भी था या नहीं था, उसको फालतू की ड्रग तो नहीं दे दी है, उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसको जो बिल्स मिले उसे वो पे करने हैं, तो पेयर तो पे कर देगा। फिर जो पेशेंट है उसका तो बिल्कुल ही पैसिव रोल है, क्योंकि उसका तो खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी सीरियस इलनेस का। ठीक है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि भाई मुझे इतनी बड़ी बीमारी है लेकिन मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं। तो जनरली जो पेशेंट है उसका बहुत ही पैसिव रोल होता है, वो इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। तो एक्चुअली में घूम फिर के यही बात आ जाती है कि फिजिशियन के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है और कोई इस चीज़ में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, अगर कोई माइनर इलनेस है, मान लो कोल्ड या कफ हो गया है, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर ने हमें कहा है कि भाई आपको 7 दिन तक दवाई लेनी है, तो हम अपने डिस्क्रिशन से भी चल सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मान लो अगर हम 2 या 3 दिन में ठीक हो गए तो हम बाकी के दिन दवाई क्यों लेंगे, है ना। तो ये हमारा अपना डिसीजन हो जाता है। इस पॉइंट पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं यूज़ और प्राइस के। लेकिन जब वो इलनेस सीरियस हो जाती है तो हमारी चॉइसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर फिजिशियन ने कह दिया है आपको इस तरह का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, तो हमें करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बचना चाहते हैं, है ना, हम उस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं किसी भी तरह से। इसलिए जो ज़्यादातर हेल्थ केयर है वहाँ के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब फिजिशियंस डिटर्मिन करते हैं, पेशेंट्स नहीं। मतलब पेशेंट्स का यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। ठीक है,
इसलिए कि जितने भी इकोनॉमी में हेल्थ केयर के लिए मेजर्स बनाए गए हैं पेशेंट्स के लिए, वो इनफेक्टिव रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये सब डिपेंड कर रहा है फिजिशियन के ऊपर। इसलिए ऑर्डर का सीधा सीधा मतलब ये है कि हेल्थ केयर के अंदर थोड़ा आपको प्राइस जो है, इकोनॉमिक जो स्टेटस है लोगों का, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट है उसको थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर इकोनॉमी में ये लोग आपसे कितना पैसा ऐंठ रहे हैं आपको नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 1, ऑथर का इस पैसेज को लिखने का मेन एम क्या था? ठीक है, तो इसमें जब शुरुआत हुई थी पैसेज की, तब वहाँ कहा गया था कि जनरली जितने भी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, वहाँ पे सेलर का काम होता है अपने प्रोडक्ट्स की तरफ बायर को अट्रैक्ट करना। ठीक है, और वहाँ पे बायर का काम होता है डिसाइड करना कि उसके पास कितने पैसे हैं और उसको किस तरह की क्वालिटी का सामान चाहिए। ठीक है, तो बायर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। लेकिन वहीं पे हमने बात करी हेल्थ केयर इकोनॉमी के बारे में, जहाँ पे अगर आपने किसी एक फिजिशियन को दिखा दिया है और वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपके पास और कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रह जाती। जो भी डिसीजन ले रहा है वो फिजिशियन ले रहा है और आपको उसकी हर बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात चल रही थी। और कितने पैसे लगेंगे, आपको कितने दिन तक हॉस्पिटल रहना है, कितनी मेडिसिन लेनी है, कितना ट्रीटमेंट करवाना है, कितने टेस्ट करवाने हैं, उस पर जितने भी पैसे लगेंगे वो सब डिसाइड कौन करेगा? फिजिशियन करेगा। इसमें पेशेंट का जो है कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, ये बात हुई है पैसेज में। स्पेकुलेट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ पेशेंट्स एबिलिटी टू पे एंड द ट्रीटमेंट रिसीव्ड। अब इस बारे में कोई बात नहीं हुई है कि पेशेंट की एबिलिटी है या नहीं है पे करने की। ठीक है, इस बारे में बात हुई है कि पेशेंट के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है क्लियरली कि पेशेंट की एबिलिटी है या नहीं है और उसको किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, किस तरह का नहीं मिल रहा है। सो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। क्रिटिसाइज डॉक्टर्स फॉर एक्सरसाइजिंग टू मच कंट्रोल ओवर पेशेंट्स। ठीक है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, ये बात ऑथर ने कही है, लेकिन वो डॉक्टर्स को कहीं भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, वो बस ये कह रहा है कि इस जगह पे डिसीजन मेकिंग पावर पूरी तरह से डॉक्टर्स पे आ जाती है, पेशेंट्स को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी जाती। ठीक है, इसलिए जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं लोगों के। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। एनालाइज सम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स इन हेल्थ केयर। अब ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं ना कि हेल्थ केयर में इतने पैसे लग रहे हैं, जो पेयर है यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला है या फिर जो गवर्नमेंट है वो उसको पे करना ही पड़ेगा जितना फिजिशियन उसको बोलेगा। तो इस तरह की हम बातें कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अर्ज हॉस्पिटल्स टू रिक्लेम देयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी बहुत पेशेंट की भी होनी चाहिए और हेल्थ केयर पे प्राइस के कुछ रेगुलेशंस लग जाने चाहिए। ठीक है, कहीं भी उसने ये नहीं कहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी जानी चाहिए, यानी कि जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर सकते कि पेशेंट को कितना ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कितने उसके ऊपर प्रोसीजर्स हो रहे हैं, वो सब फिजिशियन ही डिसाइड कर सकता है। इन्फॉर्म पोटेंशियल पेशेंट्स ऑफ देयर हेल्थ केयर राइट्स। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेल्थ केयर राइट्स के बारे में बात तो हुई है एक तरह से, पर डायरेक्टली ये नहीं कहा गया है कि पेशेंट्स के कोई हेल्थ केयर राइट्स होते हैं। वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि हेल्थ केयर पे एडवांटेज ली जाती है पेशेंट्स की, और जितना फिजिशियन बोलता है उतना पेशेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह की बात है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर्स जो हैं उनको हॉस्पिटल पॉलिसीज़ बनाने का ज़िम्मा क्यों दिया जाता है? ठीक है, वो क्यों बना सकते हैं हॉस्पिटल पॉलिसीज़? तो जैसा ऑथर ने कहा था कि फिजिशियन जो है वो बताता है कि आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा या नहीं, आपको वहाँ पे एडमिट करेंगे या नहीं, आप पे क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, आपको कितनी सर्जरीज या ऑपरेशंस करवाने हैं और आपको कब डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ओवरऑल जो है जितना पैसा हॉस्पिटल को मिल रहा है वो फिजिशियन की वजह से मिल रहा है। ठीक है, फिजिशियन जो डिसाइड करेगा उसी के हिसाब से हॉस्पिटल को पैसा मिलेगा। इसीलिए हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ हैं वो मेजरली डॉक्टर्स बना सकते हैं। ऑप्शन ए, इट इज़ द डॉक्टर्स हु जनरेट इनकम फॉर द हॉस्पिटल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स इनकम जनरेट कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, इसलिए हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ भी वही बनाते हैं। मोस्ट ऑफ अ पेशेंट्स बिल्स आर पेड बाय हिज हेल्थ इंश्योरेंस। स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन
पेशेंट के बिल पेमेंट में और डॉक्टर्स के हॉस्पिटल पॉलिसीज़ बनाने में कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है. सो ऑप्शन बी वुड बी रॉन्ग. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स लैक द एक्सपर्टीज टू क्वेश्चन मेडिकल डिसीजंस. ऑप्शन सी जो है ये एक तरह से गलत होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन है. हो सकता है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी डॉक्टर्स ही हो, ठीक है, तो हो सकता है कि उनके पास एक्सपर्टीज़ हो, लेकिन उन्होंने नहीं देखा है कि वो पेशेंट कैसा है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह का चल रहा है, इसलिए वो कोई मेडिकल डिसीजंस नहीं ले सकते. ठीक है. अ डॉक्टर इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पेशेंट्स हेल्थ. अब ऑप्शन डी जो है, इसको आप अगर ध्यान से सोचें तो कहीं भी पैसेज में ये नहीं दिया हुआ है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हर जगह सिर्फ यही दिया गया है कि जो डॉक्टर है वो सारे तरह के डिसीजंस लेगा, जितने पैसे पे करने होंगे अपने पेशेंट को वो सब डॉक्टर डिसाइड करेगा, लेकिन कहीं ये नहीं दिया गया है कि पेशेंट की हेल्थ जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो ऑप्शन डी वुड बी रॉन्ग. सम पेशेंट्स माइट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द फिजिशियंस एडवाइस. ये बात तो आप देखते ही इनकरेक्ट मार्क कर दीजिए, क्योंकि साफ साफ पैसेज में लिखा गया है कि पेशेंट जो है वो कभी भी डॉक्टर को ये नहीं कहेगा कि आप जो है ये वाला ट्रीटमेंट मत करो क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं. ठीक है, तो वो फिजिशियन की एडवाइस को हमेशा मानेगा, क्योंकि उतना कैलिबर ही नहीं है उस पेशेंट में कि वो मना कर दे कि नहीं भाई फिजिशियन आप जो डिसाइड कर रहे हो वो गलत है और ये नहीं होना चाहिए. इतना उसमें डिस्क्रिशन नहीं होता है पेशेंट में, पैसिव रोल होता है पेशेंट का. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. जब एक डॉक्टर अपने पेशेंट को कहता है कि आपको अगले वेडनेसडे वापस आना है चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है. ठीक है. ऑप्शन ए, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पेशेंट्स कंसर्न फॉर हिज हेल्थ. अब आपको लगेगा कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन ये आपको लगेगा क्योंकि ये आपका ओपिनियन है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट की हेल्थ का एडवांटेज ले रहा है. ये आपका ओपिनियन है. क्वेश्चन में पूछा है कि ऑथर के ओपिनियन में डॉक्टर ने क्यों बोला है पेशेंट को वापस आने के लिए. तो ऑप्शन ए जो है वो गलत होगा, क्योंकि वो ऑथर का ओपिनियन नहीं है. ऑथर ने कहीं नहीं कहा कि जो डॉक्टर है वो एडवांटेज ले रहा है पेशेंट का. ठीक है. उसने सिर्फ इतना कहा है कि जो डॉक्टर है उसके पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं. ठीक है. इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू बाय मोर मेडिकल सर्विसेज. ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात की ऑथर ने, तो उसने यही कहा है कि अगर वो अगले बार चेकअप के लिए बुला रहा है डॉक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे पैसे लेगा. तो एक तरह से वो उसको कह रहा है कि आप और ज़्यादा हमारी जो सर्विसेज हैं उनको यूज़ करो. तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. वार्निंग द पेशेंट दैट अ हॉस्पिटल स्टे माइट बी नेसेसरी. तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है कि आपको अगले वेडनेसडे चेकअप के लिए आना है. उसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि आपको रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में. सो ऑप्शन सी वुड बी रॉन्ग. एडवाइसिंग द पेशेंट टू सीक अ सेकेंड ओपिनियन. ये बात भी इंटायरली रॉन्ग हो जाएगी. आप देखते ही कैंसिल कर दें इस ऑप्शन को, क्योंकि सेकंड ओपिनियन अगर उसको कहना होता तो वो कह देता ना डायरेक्टली. उसने कहा है कि नेक्स्ट वेडनेसडे आपको मेरे पास ही आना है वापस चेकअप के लिए, तो वो सेकंड ओपिनियन थोड़ी हुआ. एडमिटिंग दैट द इनिशियल विजिट वाज इनइफेक्टिव. ठीक है. सेकंड ओपिनियन की जब हम बात कर रहे थे तो उसका मतलब ये था कि आप किसी दूसरे इंसान से ओपिनियन लो. अगर आप उसी इंसान से ओपिनियन ले रहे हो जिससे आपने पहले लिया था, तो वो सेकंड ओपिनियन नहीं माना जाएगा. ठीक है. एडमिटिंग दैट द इनिशियल विजिट वाज इनइफेक्टिव. ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर जो है वो कभी ये एडमिट नहीं करेगा कि भाई पहली जो विजिट थी वो इनइफेक्टिव थी और आपको फिर से विजिट करना है. ठीक है. इस तरह की कोई बात नहीं हुई है. क्वेश्चन नंबर 4. ऑथर इज़ मोस्ट प्रॉब्ली लीडिंग अप टू. यानी कि वो अपनी जो पूरी बात उसने कही है, पूरा जो पैसेज लिखा है, उससे वो कंक्लूड क्या करना चाह रहा है, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है. तो ऑप्शन ए, अ प्रपोजल टू कंट्रोल मेडिकल कॉस्ट. ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑथर ने लास्ट लाइन में, एंडिंग लाइन में ये बात कही थी कि जो 75 से 80% हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो फिजिशियन डिसाइड करते हैं, पेशेंट डिसाइड नहीं करते. ठीक है. और जो इकोनॉमी का पैसा है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वेस्ट हो रहा है. तो और जो इकोनॉमी मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है वो भी इनफेक्टिव प्रूव हो रहे हैं. इसलिए जो मेडिकल कॉस्ट है उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी सर्विस है जो पुअर से पुअर इंसान को भी चाहिए होती है, और ज़्यादातर ऑप्शंस प्रोवाइडेड नहीं होते लोगों को. तो इसलिए मेडिकल कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. अ डिस्कशन ऑफ अ न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट. तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट नया बनाने की कोई बात हुई नहीं है. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ ये बात हुई है कि जितने भी मेडिकल कॉस्ट्स हैं
मतलब हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ है इंसान, या फिर उसकी सर्जरी हुई है, या फिर उसको ड्रग्स दी गई है, कुछ भी इस तरह की बातें हुई हैं, तो उस पर जो कॉस्ट्स लग रहे हैं, जो उस पर पैसा लग रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नया ट्रीटमेंट तो यहाँ पे बताया ही नहीं गया है। एन एनालिसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लेशन को आप क्यों एनालाइज करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटायरली हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की महंगाई जो है उसकी बात नहीं हो रही है। वहाँ पे क्यों महंगाई बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, इस बारे में कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है पैसा जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, बस। स्टडी ऑफ लॉ सूट्स अगेंस्ट डॉक्टर्स फॉर मैल प्रैक्टिस, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी ऑथर ने ये नहीं कहा है कि डॉक्टर की गलती है। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि हमें थोड़ा सा जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं भी ऑथर ने नहीं कहा कि डॉक्टर जो हैं वो गलती कर रहे हैं, या वो एडवांटेज उठा रहे हैं पेशेंट्स का, या वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर लॉ सूट नहीं किया जाएगा, उन पर हम केस नहीं करेंगे। ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज़, ये चीज़ आपको हो सकता है लगे सही हो, लेकिन गलत है। फैक्ट्रीज़ के बारे में एग्जैक्टली यहाँ दिया नहीं गया है। सिर्फ शुरुआत में ये कहा गया था कि इकोनॉमी के जो मेजर सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर कंज्यूमर के पास होती है, लेकिन हॉस्पिटल्स जब आते हैं तो यहाँ पे पेशेंट के पास या कंज्यूमर के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। ठीक है, तो पूरे पैसेज का जो एम है या जो कंक्लूजन है वो ये निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, पैसेज को लिखने का एम यही था कि आप जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें। सो ऑप्शन ई वुड बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज का टोन कैसा है। ठीक है, अब टोन के लिए आप क्या करेंगे, आप हर वर्ड को ध्यान से समझेंगे। पहला शब्द है विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब कि जो किसी और के विम्स पे काम करता हो, यानी कि जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसका एक्चुअली में होना क्या है, एक्चुअली में उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या उसका क्या मतलब निकलेगा, किस तरह का उसका कंक्लूजन होगा, या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप इस पैसेज का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसका कंक्लूजन ये है कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वहाँ पे जो मेडिकल कॉस्ट्स हैं उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये इसका कंक्लूजन निकल रहा है। तो ऑप्शन ए पूरी तरह से गलत हो जाएगा। कॉशियस की जब बात होती है तो ये कहना चाह रही हैं कि ऑथर बहुत ध्यान से उसने सब कुछ लिखा है, बहुत केयरफुली लिखा है। ठीक है, और उसने जानबूझ के ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हैं जो कंट्रोवर्शियल होंगी। तो ऑप्शन बी जो है वो थोड़ा गलत मान सकते हैं आप, क्योंकि उसने हर वो चीज़ लिखी है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में वो कहना चाहता था, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉस्ट हो रहे हैं, और पेशेंट्स जो हैं उनका बहुत पैसिव रोल है, और डॉक्टर्स जो हैं वो मनमाना उनसे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो केयरफुल नहीं था उसका टोन कहीं भी। एनालिटिकल, तो ऑप्शन सी करेक्ट हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने पूरी एनालिसिस की है हेल्थ केयर इंडस्ट्री की। उसने पहले ये बताया कि जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर कंज्यूमर की होती है, और जो प्रोड्यूसर होता है वो सिर्फ अपना जो है सामान बेचता है। लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वहाँ पे सर्विस देने वाले भी वही हैं, हॉस्पिटल्स ही हैं, डॉक्टर्स ही हैं, और जो डिसीजन ले रहे हैं वो भी डॉक्टर्स ही हैं, यानी कि पेशेंट का तो कोई रोल ही नहीं है इस पूरे सिनेरियो में। ठीक है, इंक्विजिटिव, तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है ऑथर, कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, मतलब वो किसी तरह की सवाल जवाब नहीं कर रहा है, वो अपनी एनालिसिस को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे। सो ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग। ठीक है, इंक्विजिटिव जो है उसका मतलब ये है कि वो किसी चीज़ को जानना चाह रहा है, किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस है। तो वो क्यूरियस नहीं है, उसने सब कुछ पूरी स्टडी करके और फिर अपना पैसेज लिखा है। तो ऑप्शन डी गलत होगा। डिफाइंट, यानी कि वो किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है और ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इतना स्ट्रांगली वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नॉर्मली कह रहा है कि यूएस में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मेडिकल कॉस्ट को हमें कम करना पड़ेगा। तो पूरी पैसेज की टोन डिफाइंट नहीं है, पैसेज की टोन एनालिटिकल है। ठीक है, वो एनालिसिस कर रहा है, धीरे धीरे वो अपने कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। सो ऑप्शन ई वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिससे ऑथर अग्री करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट पेशेंट्स आर रिलक्टेंट टू ऑब्जेक्ट टू द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर, यानी कि
जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर को मना नहीं करेंगे कि भाई ये वाला ट्रीटमेंट हमको नहीं करवाना है क्योंकि इसके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑथर ने खुद भी ये बात कही है पैसेज में कि इट इज़ अ रेयर एंड सोफिस्टिकेटेड पेशेंट जो कि ऐसे प्रोफेशनल डिसीजंस को चैलेंज करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। मोर सीरियस द इलनेस ऑफ अ पेशेंट, लेस लाइकली इट इज़ दैट द पेशेंट विल ऑब्जेक्ट टू द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड और टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशली व्हेन द एलिमेंट इज़ रिगार्डेड एज सीरियस। तो ऑप्शन यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है पेयर वेदर इंश्योरेंस कैरियर गवर्नमेंट इज लेस लाइकली टू एक्विस। एक्विस का मतलब होता है अग्री करना टू डिमांड्स फॉर पेमेंट व्हेन इलनेस ऑफ पेशेंट इज रिगार्डेड एज सीरियस। यानी कि जो पेयर है, चाहे वो इंश्योरेंस वाला हो या फिर गवर्नमेंट हो, वो अग्री नहीं करेगा पेमेंट की डिमांड्स को जब पेशेंट की बीमारी सीरियस होगी। तो स्टेटमेंट 3 बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि द पेयर जनरली मीट्स मोस्ट ऑफ द बोनाफाइड बिल्स जनरेटेड बाय द फिजिशियन और हॉस्पिटल। ठीक है, वो क्वेश्चनिंग नहीं करता है। सो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑथर का मेन कंसर्न क्या है ना, उनका इशू क्या है इस पैसेज के अंदर। तो पैसेज की शुरुआत में ही ऑथर ने बता दिया था कि हर इकोनॉमी में कंज्यूमर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। हेल्थ केयर इकोनॉमी में पूरी डिसीजन मेकिंग पावर किसकी हो जाती है? डॉक्टर की हो जाती है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो डॉक्टर कहेगा कि आपको ये वाला ट्रीटमेंट लेना है या फिर आपको ये वाले ड्रग्स लेने हैं, आपको इस तरह के टेस्ट करवाने हैं, आपको इतनी बार चेकअप करवाना है, तो ये सारी बातें डॉक्टर्स डिसाइड कर रहा है। इतने जितने भी मेडिकल कॉस्ट्स हैं वो डॉक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्योंकि जो मेडिकल कॉस्ट्स हैं 75 to 80% ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स वो फिजिशियंस डिटर्मिन कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी पैसा लग रहा है हेल्थ केयर इकोनॉमी पे और पूरी तरह से ये डिसाइड डॉक्टर कर रहे हैं। एक तरह से ये प्रॉब्लम है जिसे ऑथर डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है डिफाइन अ टर्म। तो यहाँ पे किसी तरह के टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरे पैसेज में ऐसा कोई टर्म नहीं मिलेगा जिसको डिफाइन कर रहे हैं ऑथर। सो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। क्लैरिफाई अ मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई नहीं किया गया है। यहाँ पे लोगों को बताया गया है कि भाई जो डॉक्टर है उसके पास पूरी डिसीजन मेकिंग पावर है, आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहे हैं ऑथर। सो ऑप्शन बी वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। रिफ्यूट अ थ्योरी, यानी कि किसी थ्योरी को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देना। यहाँ पे पहली बात कोई थ्योरी नहीं दी गई है, दूसरी बात जब कोई थ्योरी दी नहीं गई है तो उसको रिफ्यूट क्यों करेंगे, है ना। सो ऑप्शन सी वुड बी रॉन्ग। यहाँ पे एक एग्जैक्ट जो फैक्ट है वो बताया गया है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात की गई है। डिस्कस अ प्रॉब्लम, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स की प्रॉब्लम के बारे में ऑथर ने बात की है। अनाउंस अ न्यू डिस्कवरी, कोई नई डिस्कवरी नहीं हुई है। सो ऑप्शन ई वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8, पैसेज के हिसाब से कंज्यूमर जो है उसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर को हम कंज्यूमर क्यों बोलते हैं। तो शुरुआत में ही दे दिया गया था जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी कि मुझको ये सामान खरीदना है वो कंज्यूमर होगा। ठीक है, और फिर एक जगह पे ये दिया गया था कि हॉस्पिटल की आंखों में असली कंज्यूमर जो है वो फिजिशियन है। वो इसीलिए दिया गया था कि जितने भी पैसे लग रहे हैं, यानी कि जितना भी ट्रीटमेंट होगा, जितनी भी सर्विस दी जाएगी पेशेंट्स को, वो सब फिजिशियन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पेज फॉर गुड्स और सर्विसेज। तो कंज्यूमर ऑब्वियसली वही होता है जो पे करता है गुड्स और सर्विसेज के लिए, लेकिन पैसेज में कंज्यूमर को इस हिसाब से नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि फिजिशियन इज़ द रियल कंज्यूमर, तो फिजिशियन थोड़ी ना गुड्स और सर्विसेज के लिए पे कर रहा है। तो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। डिलीवर्स गुड्स और सर्विसेज, तो ये बात भी जो है ये बिल्कुल गलत आप मान सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कभी भी डिलीवर नहीं करेगा, हमेशा प्रोड्यूसर ही डिलीवर करेगा गुड्स और सर्विसेज को। सो ऑप्शन बी वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। ऑर्डर्स गुड्स और सर्विसेज, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिशियन है ये ऑर्डर कर रहा है पेशेंट को कि आपको अगले वेडनेसडे चेकअप के लिए आना है। वो ऑर्डर कर रहा है कि आपको अगले वेडनेसडे जो है टेस्ट करवाना है, या आपको ये सर्जरी करवानी है, आपको इतनी मेडिसिन लेनी है, वो सब जो है सर्विसेज को ऑर्डर कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। रीइम्बर्सेस अ थर्ड पार्टी फॉर गुड्स और सर्विसेज,
ये बात भी है, बिल्कुल गलत है। ये जो रीइम्बर्समेंट है यानी कि रीफंडिंग है, ये काम करता है अपना हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस वाले जो हैं वो आपको रिफ़ंड करते हैं उन पैसों के लिए जो आपने सर्विसेज खरीदने में लगाए हैं। सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू अ थर्ड पार्टी, ये भी बिल्कुल गलत है। कंज्यूमर कभी भी सप्लाई नहीं करेगा गुड्स एंड सर्विसेज। और जहाँ पे जब हमने फिजिशियन की भी बात की है तो वो सप्लाई नहीं कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, वो ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो पैसेज के अंदर बात जो हुई है, फिजिशियन को कंज्यूमर माना गया है, उस हिसाब से ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी मूव ऑन टू पैसेज नंबर 8। तो आगे जो आप पैसेज देखेंगे उसमें यही बताया गया है कि जो तारे हैं वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कैसे बनते हैं, किन चीज़ों से बनते हैं, पूरा प्रोसीजर बताया गया है। और फिर एंड में जाके जब हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है तो वो एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, ये बात बताई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीलियम और हाइड्रोजन के क्लाउड्स बनते हैं। ये किससे बनते हैं? वहाँ पे जो गैसेस होती हैं स्पेस में, उनसे हीलियम और हाइड्रोजन के हमारे क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैटर इकट्ठा होता जाता है, ठीक है, यहाँ पे मास इकट्ठा होता जाता है, तो उतनी ज़्यादा इस क्लाउड पे ग्रेविटी बढ़ती जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटी है ये बाहर से प्रेशर डाल रही होती है क्लाउड्स पे। तो इस प्रेशर की वजह से जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है क्लाउड का वो बहुत गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, और ये जो अंदर इसके क्लाउड्स के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वहाँ पे टेम्परेचर की वजह से फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो बाहर से ग्रेविटी का प्रेशर लग रहा है, दिस इज़ द प्रेशर फ्रॉम द ग्रेविटी। इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, काउंटरैक्ट करने के लिए अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी जो है वो बाहर की ग्रेविटी जो लग रही है उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वो किस तरह से होता है? एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ जब फ्यूज़ करता है तो वो फॉर्म करता है H2 यानी कि ड्यूटेरियम जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है, इससे एनर्जी जनरेट होगी और ये बाहर से जो ग्रेविटी का प्रेशर लग रहा है उसको बैलेंस करके रखेगी। इसके बाद ये जो ड्यूटेरियम है, दो ड्यूटेरियम के मॉलिक्यूल्स फ्यूज़ करेंगे आपस में और हीलियम का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मासेस को बैलेंस किया गया है, यानी कि P का मास, प्रोटॉन्स का मास 1 है, तो दो प्रोटॉन्स जब ऐड अप होंगे तो वो H2 बनाएंगे यानी कि ड्यूटेरियम बनाएंगे। वहीं पे जब दो ड्यूटेरियम्स फ्यूज़ हो रहे हैं जिनका ईच हैज़ अ मास ऑफ 2, तो ये मिल के बनाएंगे हीलियम 4, ठीक है। वहीं पे जब दो हीलियम 4 के मॉलिक्यूल्स फ्यूज़ होंगे तो वो बेरिलियम 8 बनाएंगे। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे स्टार्स के इंटरनल एटमॉस्फेयर में बनते हैं। अब जैसे ये हीलियम 4 बना है उसी तरह से कार्बन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, नियॉन, सिलिकॉन, आयरन। आयरन जो है वो सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट है जो कि एक स्टार के कोर में बन सकता है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये स्टार्स के अंदर बनते हैं। अब क्या होगा थोड़ी देर बाद, जब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सिंथेसाइज हो गई हैं, इतने सारे एलिमेंट्स बन गए हैं, तो जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है जिनसे ये सारे एलिमेंट्स बने हैं वो काफ़ी कम रह जाएंगे, ठीक है, ये ख़त्म होने लग जाएंगे। तो जब ये ख़त्म होने लग जाएंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन्स भी ख़त्म होने लग जाएंगे। इस वजह से जो बाहर की ग्रेविटी है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और अंदर से बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं रह जाएगी क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन्स ख़त्म हो गए हैं। तो अब क्या होगा कि जो कोर होगा इसका, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, कोर है, वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इसको पैसेज में कंपेयर किया गया है एक लीकी बलून से, ठीक है। जो बलून है उसमें जब तक हवा है तब तक वो स्टेबल है। जैसे ही हम उसमें एक होल कर देंगे बलून में और सारी जो हवा है वो लीक कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो जो बलून है वो कोलैप्स हो जाएगा। उसी तरह से जो कोर है उसमें से अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम उसको निकाल देंगे या उसको ख़त्म कर देंगे तो ये जो कोर है वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। सिमिलर चीज़ है। उसके बाद जो बाहर वाली लेयर्स हैं, यानी कि ये तो कोर था जो कोलैप्स कर गया, जो बाहर वाली लेयर्स हैं ये इजेक्ट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में
और जितनी भी गैसेस थी इस कोर में, जितने भी एलिमेंट्स थे, वो सारे पूरे स्पेस में चले जाएंगे। ये जो इजेक्शन होता है ये दुनिया का सबसे एक्सप्लोजिव और सबसे वायलेंट फिनोमेना होता है, जिसको हम सुपरनोवा का नाम देते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि तारा टूट गया। तो ये चीज़ जो है ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। अब हम आते हैं, तो पैसेज में ये कहा गया है कि हर 100 साल में 2 तारे टूटते हैं बाय अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है। अब ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है इससे 3 चीज़ें होंगी। पहला, रेडिएशन एमिट होगी। दूसरा, मैटर निकलेगा, जैसा मैंने बताया था कि जो कोर है उसमें से एलिमेंट्स इजेक्ट होते हैं तो वो मैटर है। तीसरी चीज़ है, शॉक वेव्स जनरेट होंगी, यानी कि जब भी कोई बड़ा एक्सप्लोजन होता है तो शॉक वेव्स निकलती हैं। ये जो शॉक वेव्स हैं ये स्पेस में जा रही हैं। स्पेस में जो इंटरस्टेलर गैसेज हैं वो हीट अप हो जाएंगी इन शॉक वेव्स की वजह से। फिर से ये स्मॉल क्लाउड्स बनाएंगी हाइड्रोजन और हीलियम के। वो क्लाउड्स कंप्रेस होंगे ग्रेविटी की वजह से और फिर उनसे नए स्टार्स बनेंगे। यानी कि जब एक स्टार मरता है तो वो दूसरे कई सारे नए स्टार्स को पैदा करता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर कैसे होता है इसको ऑथर ने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है एक लीकी बलून का। यानी कि जब एक बलून है उसमें हवा भरी हुई है, ठीक है, लेकिन हमने एक उसमें होल कर दिया तो धीरे धीरे जो है हवा बाहर निकल रही है, और जैसे ही पूरी हवा बाहर निकल जाएगी तो ये जो बलून है वो कोलैप्स कर जाएगा। सेम हैपन्स विद स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं एक तरह से उनमें फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल, हाइड्रोजन और हीलियम का। जब तक इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन्स हो रहे हैं, ठीक है, तब तक तो ये जो स्टार है वो स्टेबल है। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन्स है ये कई बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो ख़त्म होने लग जाएंगे वैसे ही ये जो स्टार है वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो एक इस एग्जाम्पल से समझाया गया है कि स्टार में एक्चुअली होता क्या है। तो पहली चीज़ ये बताई गई है कि एक बैलेंस बना के रखा गया होता है बिटवीन ग्रेविटी एंड न्यूक्लियर फिजन, यानी कि जो इंटरनल प्रेशर है जो न्यूक्लियर फिजन से हो रहा है वो बैलेंस करके रखता है बाहर की ग्रेविटी को, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन्स हैं ये एनर्जी सप्लाई करते हैं स्टार को ताकि वो जो स्टार है वो कोलैप्स ना कर जाए। और इवेंचुअली क्या होता है, फाइनली कई सालों बाद जो न्यूक्लियर फ्यूल है, जैसा मैंने कहा था हाइड्रोजन और हीलियम है, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो फ्यूज़ करते जाते हैं और नए एलिमेंट्स बनाते जाते हैं। जैसा मैंने बताया था हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो बाद में जाके बेरिलियम बनाते हैं, फिर कार्बन बनाते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कई सारे एलिमेंट्स बना देते हैं। तो ये ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, इस वजह से जो स्टार है वो कोलैप्स कर जाता है। और ये जब पूरा कोलैप्स करता है तो जो न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मिलके एक न्यूट्रॉन स्टार बना देते हैं। यानी कि जब स्टार ने कोलैप्स नहीं किया है तब जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार का जनरेशन होता है। यानी कि अभी तक स्टार ने कोलैप्स नहीं किया है और ये एक्चुअल स्टार भी नहीं है, ये एक डेंस लंप ऑफ मैटर है, ठीक है, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो एक तरह से जो कोर था स्टार का जब वो कोलैप्स होने वाला था तब उसने न्यूट्रॉन स्टार बनाया था। तो बाहर की जो लेयर्स होती हैं कोर के बाहर जितनी लेयर्स हैं स्टार की वो सारी न्यूट्रॉन स्टार पे कोलैप्स करने लग जाएंगी, टेम्परेचर राइज करेगा और फिर शॉक वेव्स जनरेट होंगी ड्यू टू रेडिएशंस, ठीक है। तो जो शॉक वेव जनरेट हुई है उसकी वजह से क्या होगा कि जो लाइटर एलिमेंट्स थे अपने स्टार के अंदर, हाइड्रोजन हीलियम तो ख़त्म हो गए थे, बाद में बेरिलियम कार्बन वगैरह आए थे, तो ये जो थे ये लाइटर एलिमेंट्स थे, इनका जो मास था वो कम था। ये मिलके हेवियर एलिमेंट्स बनाएंगे, यानी कि और बड़े एलिमेंट्स, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब बनाएंगे। और इनके बनने से फिर जो एक्सप्लोजन होगा लास्ट में, उस एक्सप्लोजन को इतना ब्राइट बताया गया है कि वो 10 बिलियन सन्स की लाइट के बराबर है, ठीक है। तो मतलब जो एक्सप्लोजन होगा उससे काफ़ी ब्राइट लाइट जो है हमें दिखाई देगी और ये हम अर्थ से भी कई बार देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैटर निकला है वहाँ से, न्यूट्रॉन स्टार में जो मैटर था वो इजेक्ट हो गया एक्सप्लोजन की वजह से। तो जो बाहर सराउंडिंग गैस थी उसके साथ मिलके ये एक बबल ऑफ हॉट गैस बन गया जिसमें से निकल रहे होते हैं एक्सरे वेव्स। तो हम एक्सरे ऑब्जर्वेशन से भी पता लगा सकते हैं अबाउट सुपरनोवाज, ठीक है। जितना भी हमने स्टडी किया है सुपरनोवाज के बारे में वो हमें एक्सरे ऑब्जर्वेशन से पता चला है। अब ऑथर एक नई बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मीटियोराइट्स जितने हमें मिले, मीटियोराइट्स जनरली हम ये कहते हैं कि स्पेस से जो है बड़े बड़े रॉक्स और मतलब
बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो गिर जाती हैं अर्थ के अंदर स्पेस से। तो इसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं उनको एनोमैलस कॉन्सेंट्रेशंस मिले हैं कुछ आइसोटोप्स के। एनोमैलस यानी कि रेयर, जो बहुत कम मिलते हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रेशंस मिले हैं कुछ आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के जैसे ही बट एलिमेंट से डिफरेंट। यानी कि अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन इज़ H1, तो H2 जो ड्यूटेरियम की मैं बात कर रही थी वो एक एनोमैलस आइसोटोप है, ठीक है। यानी कि वो है तो हाइड्रोजन का ही फॉर्म, बट उसका जो मास है वो डिफरेंट है नॉर्मल हाइड्रोजन से। सो इस तरह के आइसोटोप्स जो हैं वो मेटेओराइट्स में मिलते हैं। तो ये बताते हैं कि जो सुपरनोवा है हो सकता है कि उसी से हमारे सोलर सिस्टम का जनरेशन हुआ हो, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली में जनरेट कहाँ हो रहे हैं, एक स्टार के इंटरनल एनवायरनमेंट में जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो क्लाउड था जो कोलैप्स हुआ था हाइड्रोजन और हीलियम का, उस क्लाउड में जब शुरुआत में हाइड्रोजन और हीलियम ही प्रेजेंट था, तो बाद में जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस हुए वो कैसे हुए, न्यूक्लियर फ्यूजन से हुए, जैसा कि हमने पहले बात की थी। अब जो हीलियम से ज़्यादा एलिमेंट्स बड़े हैं वो सारे स्टार्स के इंटीरियर में ही बनते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये स्टार्स हैं उनके एक्सप्लोजन से जो एलिमेंट्स बाहर आए उसी एक्सप्लोजन से, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हमारा सोलर सिस्टम बना है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो सुपरनोवाज हैं ये कई बार कॉस्मिक रेज भी प्रोड्यूस करते हैं। कॉस्मिक रेज आप जानते हैं सबसे हाई एनर्जी रेज होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर तक जा सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अगर ये जो कॉस्मिक रेज हैं ये हमारे अर्थ तक पहुंच जाएं, जब ये तारा टूट रहा है स्पेस में, तो ये कॉस्मिक रेज क्योंकि इनकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है और ये पेनिट्रेट भी काफ़ी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर तक कर सकता है डीपली, तो इसकी वजह से जो है कई सारे जेनेटिक म्यूटेशंस देखने को मिले हैं और स्पीशीज़ का एवोल्यूशन भी हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्मिक रेज हैं वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रही है और जो स्पीशीज़ इवॉल्व हो रही है वो भी इन्हीं की वजह से हो रही है। तो एक तरह से ऑथर ये कहना चाह रहे हैं इस पैसेज के कि ये जो सुपरनोवा है ये सिर्फ तारों का टूटना नहीं है, ये एक्चुअली में जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना है ना वो भी तारों की वजह से बना है, तारों के टूटने की वजह से। और जो हमारी जो स्पीशीज़ इवॉल्व कर रही है, यानी कि अर्ली मैन अलग दिखता था जो कई सालों पहले था, और अब जो है इंसान वो काफ़ी अलग दिखता है, वो सब भी तारों के टूटने की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हमें कहा जाए कि इस पैसेज को एक टाइटल देना है तो सबसे बेस्ट टाइटल क्या होगा, ठीक है। पहला देखते हैं हम, ओरिजिन्स एंड इफेक्ट्स ऑफ सुपरनोवाज। ये टाइटल मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि पैसेज में यही दिया है कि शुरुआत में कि सुपरनोवा बनता कैसे है, कि जब स्टार का पूरा हाइड्रोजन और हीलियम ख़त्म हो जाता है तो वो जो स्टार है वो एक्सप्लोड कर जाता है और सुपरनोवाज जनरेट होते हैं। फिर बाद में ये दिया गया है कि जो सुपरनोवाज का जब एक्सप्लोजन होता है तो उससे हमारा सोलर सिस्टम बना है और उसी से हमारे जो जेनेटिक म्यूटेशंस है, स्पीशीज़ की एवोल्यूशन है, वो सब उसी की वजह से हो रही है। नए स्टार्स भी जो बन रहे हैं वो भी सुपरनोवाज की वजह से ही बन रहे हैं। तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। द लाइफ एंड डेथ ऑफ स्टार्स, इस ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं बट आपको नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्स की लाइफ और डेथ के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सुपरनोवाज आर द मेन हीरोज़, ठीक है। और इन्हीं के बारे में बताया गया है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं कि एक्स रेज से आप डिटेक्ट कर सकते हैं सुपरनोवाज को, आप ये बात कर रहे हैं कि सुपरनोवाज जो हैं उससे हमारा सोलर सिस्टम बना है, और आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी स्पीशीज़ की एवोल्यूशन है वो भी सुपरनोवाज की वजह से हो रही है, तो ये स्टार्स की लाइफ और डेथ के बारे में थोड़ी ना है, ये तो सुपरनोवाज के इफ़ेक्ट्स हैं। सो ऑप्शन बी वुड बी रॉन्ग। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ एक लास्ट लाइन में ये कहा गया है कि सुपरनोवा जो है उससे हो सकता है कि सोलर सिस्टम बनाओ, वो भी ये कहा है कि हो सकता है। सो ऑप्शन सी वुड बी रॉन्ग। द आफ्टर मैथ ऑफ अ सुपरनोवा, ये ऑप्शन सही हो सकता था लेकिन ये एंटायरली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ये भी बताया गया है कि सुपरनोवा एक्चुअली में होता कैसे है, पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि भाई शुरुआत में जो स्टार है वो इस तरह से बनता है, फिर उसका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है और फिर सुपरनोवा जनरेट होते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि सुपरनोवा के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे सिर्फ इफ़ेक्ट्स नहीं दिए गए हैं। सो ऑप्शन डी वुड बी रॉन्ग। वायलेंट चेंज इन द यूनिवर्स, तो ऑप्शन ई भी गलत होगा, इस तरह से कोई बात नहीं की गई है कि यूनिवर्स में कोई वायलेंट चेंज आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हम
कब कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक सुपरनोवा को। तो जैसा कि पैसेज की फर्स्ट लाइन में लिखा गया था कि अबाउट ट्वाइस एवरी सेंचुरी हमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा, यानी कि सेंचुरी में 100 साल होते हैं तो हमको 2 बार देखने को मिलेगा सेंचुरी में, ठीक है। ऑप्शन ए अबाउट ट्वाइस ईच ईयर, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि एक साल में आपको 2 बार देखने को मिलेगा। हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ईच सेंचुरी, ये बात भी बिल्कुल गलत है कि आपने कहा है कि 2 बार होगा ये एक सेंचुरी में, ठीक है। अबाउट वंस एवरी 50 ईयर्स, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि 100 साल में 2 बार हो रहा है तो आप ये भी मान सकते हैं कि 50 साल में 1 बार हो रहा है, ठीक है, सेम बातें हैं दोनों। अबाउट वंस एवरी अदर सेंचुरी, ये बात भी गलत है। अबाउट वंस एवरी 4 to 5 बिलियन ईयर्स, ये बात भी गलत है, हमने सेंचुरी की बात करी है, तो जैसा कि हमने कहा कि एक सेंचुरी में 2 बार होता है तो 50 साल में 1 बार होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी बात है जो सुपरनोवास के बारे में सच नहीं है, यानी कि गलत है। तो फर्स्ट, एक्सट्रीमली ब्राइट होते हैं ये, तो हम पैसेज में जब देखते हैं वहाँ लिखा हुआ है कि सुपरनोवास प्रोड्यूस अ ब्रिलियंट विजुअल आउटबर्स्ट दैट कैन बी एज इंटेंस एज द लाइट ऑफ 10 बिलियन सन्स, मतलब होते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं। और दूसरी चीज़, दे आर एन एक्सप्लोजन ऑफ सम सॉर्ट, तो फिर से यहाँ पे लिखा हुआ हमें मिलेगा कि द स्टार्स इन आवर गैलेक्सी ब्लो देमसेल्व्स अपार्ट इन अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एक तरह का एक्सप्लोजन है ये। emit large quantities of x-rays, तो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि more than 20 supernovas have been detected in x-ray studies, तो x-ray studies में जब हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं मतलब कि वो x-rays emit कर रहे होंगे। सो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो नॉट द आंसर, क्योंकि ये भी सच है सुपरनोवा के बारे में। रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार, तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा पैसेज में कि जब बाहर के लेयर्स जो होते हैं वो कोर के ऊपर गिरेंगे, यानी कि न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर गिरेंगे, तो जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्ट हो जाएगा पूरी तरह से और एक्सप्लोजन हो जाएगा फिर, तो ये बात भी सही है। आर कॉज्ड बाय कोलिजन ऑफ लार्ज गैलेक्सीज, ये बात जो है बिल्कुल गलत है सुपरनोवाज के बारे में। सुपरनोवाज इसलिए प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि स्टार्स के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल है, हाइड्रोजन और हीलियम है, वो ख़त्म हो गया होता है। सो द एक्चुअल करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ई, क्योंकि ये सुपरनोवा के बारे में सच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर ने सुपरनोवाज को समझाने के लिए क्या बात कही थी। तो उन्होंने बात कही थी एक लीकी बलून के बारे में, और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जब एक बलून लीक कर जाता है, उसमें सारी हवा निकल जाती है, तो वो बलून जो है वो कोलैप्स कर जाता है। उसी तरह से जो स्टार्स होते हैं उनमें जब न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो भी कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए एनालॉजी, ये बात जो है बिल्कुल सही है। एनालॉजी का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जो सिमिलर नहीं है, यानी कि लीकी बलून और स्टार बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। बलून कितना छोटा सा होता है और स्टार कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो चीज़ें हो रही हैं इनके साथ वो सिमिलर है, तो एनालॉजी दी है ऑथर ने। डिडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम डिडक्शन तब मानते हैं कि जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि लीकी बलून जो है क्योंकि वो कोलैप्स कर जाता है तो एक स्टार भी कोलैप्स कर जाता होगा। हम एक बलून को देख के स्टार को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम एक बलून को देख के ये नहीं बता सकते कि स्टार में क्या होगा। डिडक्शन का सीधा मतलब यही होता है कि आप एक चीज़ को देखो और किसी और चीज़ के बारे में कोई कंक्लूजन निकालो। सो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। जनरलाइजेशन, तो जनरलाइजेशन भी नहीं किया ऑथर ने, क्योंकि ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है हमें, ठीक है। सो ऑप्शन सी वुड बी रॉन्ग। एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज एनालॉजी इज़ अ बेटर वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल तो दिया है लीकी बलून का, बट एनालॉजी इज़ अ बेटर वर्ड क्योंकि दोनों की फंक्शनिंग सिमिलर है, एक लीकी बलून और स्टार की फंक्शनिंग सिमिलर है। तो ऑप्शन डी वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। रिफ्यूटेशन, यानी कि उन्होंने किसी बात को मना कर दिया है कि नहीं भाई ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होती, किसी चीज़ से रिफ्यूज़ कर दिया है, तो ये चीज़ जो है यानी कि किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो ऑप्शन ई वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, मीटोराइट्स के बारे में जो बात दी गई है पैसेज में उससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं। ऑप्शन ए, दे कंटेन डेंजरस कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं दिया है पैसेज में कि इनके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं। गिव ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एक्स रेज, ये बात भी बिल्कुल गलत है। एक्स रेज जो हैं वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकलते हैं, सो मेटेओराइट से ये नहीं निकलते। इंक्लूड मटेरियल नॉट क्रिएटेड इन द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि साफ साफ पैसेज में दिया गया है कि मेटेओराइट्स में एनोमैलस कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सर्टेन आइसोटोप्स मिले हैं
एनोमैलिस यानी कि बहुत ही रेयर जो होते हैं आइसोटोप जो कि नॉर्मली हमारे सोलर सिस्टम में नहीं मिलते, वो इन मीटेराइट्स में मिल गए हैं। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। आर लार्जर दैन द मीटियोर्स नॉर्मली फाउंड इन सोलर सिस्टम लाइक आर्स। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हुआ है मीटियोर्स और मीटियोराइट्स के बीच में। कंटेन पीसेज ऑफ अ सुपरनोवा दैट अकर्ड सेवरल बिलियन ईयर्स अगो। अब ऑप्शन ई भी आप गलत मान सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो मीटियोराइट आया है ये कहाँ से आया है, ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आया है या किसी और वजह से आया है या फिर अभी आया है या बिलियन ईयर्स पुराना आया है, आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं है। तो ऑप्शन ई भी रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस पैसेज में ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं? इट इज़ समटाइम्स ईजियर टू डिटेक्ट सुपरनोवाज बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो पैसेज में साफ साफ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कई सारे सुपरनोवाज को डिटेक्ट किया गया है बाय एक्सरे स्टडीज़। इसका मतलब यही है कि एक्सरे स्पेक्ट्रम से इनको पता लगाया जा सकता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लाइफ ऑन अर्थ इज़ एंडेंजर्ड बाय इट्स कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू रेडिएशन फोर्सेज रिलीज बाय सुपरनोवा। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब बात हुई थी कॉस्मिक रेज की, तो क्योंकि हमारा एक्सपोजर है कॉस्मिक रेज से, तो क्या हमारी लाइफ एंडेंजर्ड है इससे? तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑथर ने ये कहा था कि हमारी जो स्पीशीज़ है उसका एवोल्यूशन हो रहा है इन कॉस्मिक रेज की वजह से। कहीं भी ये नहीं कहा था कि हमारी लाइफ एंडेंजर हो रही है इनकी वजह से। Recently discovered meteorites indicate that Earth and other planets survived the explosion of a supernova several billion years ago. ये बात बिल्कुल गलत है। Recent studies ये बता रही हैं कि ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हुए थे उनकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम बना था। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है कि हमने इनको सर्वाइव किया था। लाइटर एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हेवियर एलिमेंट्स। अब जब आप ये बात देखेंगे ना तो आप इसे देखते ही कैंसिल कर दीजिएगा क्योंकि हेवियर एलिमेंट्स से यहाँ पे लाइटर एलिमेंट्स नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, यानी कि जैसा मैंने बताया था, दो प्रोटॉन्स जब मिल रहे थे तो वो हाइड्रोजन 2 बना रहे थे, यानी कि ड्यूटीरियम बना रहे थे। दो ड्यूटीरियम के मॉलिक्यूल्स जो थे वो मिलके हीलियम 4 बना रहे थे। हीलियम 4 के दो मॉलिक्यूल्स मिलके बेरिलियम 8 बना रहे थे। और जैसे बेरिलियम 8 और एक हीलियम 4 मिलके कार्बन 12 बना देगा। इस तरह से हमारे एलिमेंट्स बन रहे थे, यानी कि जो लाइटर एलिमेंट्स है उनसे हेवियर एलिमेंट्स बन रहे थे, हेवियर एलिमेंट्स से लाइटर एलिमेंट्स नहीं बन रहे थे सुपरनोवा के अंदर। द कोर ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार इज कंपोज लार्जली ऑफ हेवियर एलिमेंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली एक न्यूट्रॉन स्टार के कोर में क्या होता है। ठीक है, और हेवियर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे हेवी एलिमेंट्स जो होते हैं वो आयरन होता है एक स्टार के कोर में। तो इट इज़ नॉट कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑप्शन ई भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पैसेज के हिसाब से सुपरनोवा जब होता है उसके अंदर पहला इवेंट क्या होता है, यानी कि सुपरनोवा की शुरुआत में क्या होता है? तो सुपरनोवा कैसे शुरू होगा? जब तारा टूटने लगेगा। तो तारा जो है वो कैसे टूटेगा? जब उसका जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि पैसेज में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फ्यूल इज़ एग्जॉस्टेड एंड द प्रेशर ड्रॉप्स इन द कोर। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा कोर कोलैप्स होएगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा सुपरनोवा। ठीक है, ऑप्शन ए, एन ऑर्डिनरी स्टार बिगिंस टू एमिट ट्रेमेंडस क्वांटिटीज़ ऑफ एक्सरेज। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्सरेज जो हैं वो एमिट होते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद। अ न्यूट्रॉन स्टार इज एनवेलप्ड बाय सुपर हीटेड क्लाउड ऑफ गैस। ये बात जो है अगेन ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार तो तब बनेगा ना जब कोर में प्रेशर ड्रॉप होगा, जब न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट होगा, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ठीक है, एन इम्बैलेंस बिटवीन लाइट एंड हैवी एलिमेंट्स कॉजेज एन ऑर्डिनरी स्टार टू कोलैप्स। ये बात भी बिल्कुल गलत है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो इसका हमें जो स्टेप है उसको हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये शुरुआत में आ रहा है या बाद में आ रहा है। A cloud of interstellar gas rich in carbon, nitrogen, oxygen collapses to form a neutron star. Again, न्यूट्रॉन स्टार का जो फॉर्मेशन है उससे पहले हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको एग्जॉस्ट होना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज अगेन रॉन्ग। एन ऑर्डिनरी स्टार एग्जॉस्ट इट्स सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल एंड बिगैन्स टू कोलैप्स। तो ऑप्शन ई जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है सुपरनोवा में वो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पैसेज के हिसाब से एक न्यूट्रॉन स्टार क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्यूज्ड इनटू अ सुपर डेंस लंप ऑफ मैटर नोन एज न्यूट्रॉन स्टार। ये तब होता है जब स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल स्टार है, उसका न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो गया तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन गया। ठीक है,
ऊपर से फिर जब उसके ऊपर बाकी जो सरफेस लेयर्स हैं वो गिरते हैं तो उसके बाद जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके बाद रेडिएशंस आते हैं और फिर सुपरनोवा जो है वो क्रिएट होता है। यानी कि जब स्टार का फ्यूल ख़त्म हुआ और जब सुपरनोवा हुआ उसके बीच में जो स्टेज होती है वो न्यूट्रॉन स्टार की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए अ गैसियस क्लाउड कंटेनिंग हेवी एलिमेंट्स। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। जो न्यूट्रॉन स्टार है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इट इज़ अ सुपर डेंस लंप ऑफ मैटर, तो वो गैसियस क्लाउड तो हो ही नहीं सकता। एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन ऑर्डिनरी स्टार एंड अ सुपरनोवा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। द रेसिड्यू दैट इज लेफ्ट बाय अ सुपरनोवा, अगेन ऑप्शन सी वुड बी रॉन्ग, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार जो है उसी के ऊपर बाकी की लेयर्स गिरती हैं और फिर जो न्यूट्रॉन स्टार है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, एक्सप्लोजन होता है और फिर उससे सुपरनोवा बनता है। तो सुपरनोवा के बाद में न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनता, सुपरनोवा से पहले न्यूट्रॉन स्टार बनता है। द कोर ऑफ एन ऑर्डिनरी स्टार दैट हाउसेस थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑर्डिनरी स्टार का जो कोर होता है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको नॉर्मली स्टार का कोर कहा जाता है, उसे न्यूट्रॉन स्टार नहीं कहा जाता। वन ऑफ द बिलियंस ऑफ मीटियोर्स, अब मीटियोर्स का नाम देखते ही आप इसको ऑप्शन कोई गलत कर दें, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार जो है वो किसी मीटियोर का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑथर ने मेनली क्या कहा है पूरे पैसेज में। ठीक है, तो शुरुआत में ऑथर कह रहे हैं कि जो स्टार्स हैं हमारे वो गैलेक्सी के वो एक्सप्लोड कर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं हर सेंचुरी में 2 बार, और इसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जो स्टार्स हैं वो बनते कैसे हैं, तो जो क्लाउड्स होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के वो मिलके बनाते हैं इनको। उसके बाद ये बताया है कि बाहर से ग्रेविटी का प्रेशर लगता है, अंदर से न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे होते हैं जो कि ग्रेविटी को क्या कहते हैं बैलेंस करते हैं, और फिर अंदर जब न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाता है तब ये सारे जो है न्यूक्लियर फ्यूजन्स बंद हो जाते हैं, ग्रेविटी को वो बैलेंस नहीं कर पाता और एक न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रॉन स्टार जो है वो फिर कोलैप्स कर जाता है और उसके कोलैप्स से जो एक्सप्लोजन होता है उसी को सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है। स्पेकुलेटिंग अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ आर सोलर सिस्टम, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगेन पैसेज में सिर्फ एक लास्ट लाइन में ये कहा गया है कि शायद हो सकता है सुपरनोवा से हमारा सोलर सिस्टम बना हो। पूरा पैसेज सोलर सिस्टम के बनने के बारे में नहीं है। प्रेजेंटिंग एविडेंस प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनोवाज, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं दिया है ऑथर ने। ठीक है, सबको पता है कि सुपरनोवाज होते हैं, तारे टूटते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रूव नहीं करना चाहा है, उन्होंने सिर्फ प्रोसीजर बताया है कि सुपरनोवाज ऐसे 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 होते हैं। ठीक है, डिस्कसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन दैट अकर्स इन द कोर ऑफ अ स्टार, ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, लेकिन ऑथर ने कहीं भी नहीं बताया है कि अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो एक्चुअली में किस तरह से हो रहा है, कि प्रोटॉन्स मिल रहे हैं, ड्यूटेरियम बना रहे हैं, ड्यूटेरियम से हीलियम बन रहा है, तो ये बात नहीं कही है ऑथर ने। डिस्क्राइबिंग द सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक इवेंट्स, ये बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा इवेंट्स बताए गए हैं एक एक करके सुपरनोवा में जो होते हैं। डिसअप्रूविंग अ थियोरी अबाउट द कॉजेज ऑफ सुपरनोवाज, अगेन ऑप्शन ई वुड बी रॉन्ग, यहाँ पे किसी थियोरी को गलत नहीं प्रूव किया गया है। अब हम आते हैं पैसेज नंबर 9 पे। तो इस पैसेज में बात की गई है अबाउट 2 कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस जिन्होंने जापानीज़ कैरेक्टर को मोल्ड किया है, यानी कि जापान में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको शेप किया गया है 2 फोर्सेस की हेल्प से, जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है वो है यूकुची फुकाजावी की आइडियोलॉजी। ठीक है, दूसरी आइडियोलॉजी है कन्फ्यूशियस की। ठीक है, कन्फ्यूशियस जो थे वो चाइना के थे। ठीक है, और यूकिची फुकाजावा जो थे वो जापान के ही थे। ये जो थे वो मानते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी है, और जो कन्फ्यूशियस कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन काफ़ी लिबरल थी और कन्फ्यूशियस की जो बातें थी वो काफ़ी कॉन्जर्वेटिव थी, और वो ये कहते थे कि साइंस नहीं होती थी उनकी बातों में, कोई लॉजिक नहीं होता था और कोई सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूशियस जो थे वो ये मानते थे कि सोसाइटी में एक हायरार्की होनी चाहिए, यानी कि बड़े से छोटा हायरार्की, यानी कि एक रूलर होना चाहिए, एक उसका डिसाइपल होना चाहिए। ठीक है, उसके मंत्री होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और जबकि यूकिची फुकुजावा जो है वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे कि भाई सब इक्वल होने चाहिए, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो शुरुआत में 1872 में जो एजुकेशन कोड बनाया गया वो फुकुजावा की आइडियोलॉजी का था,
लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट है वो वापस से कॉन्जर्वेटिव आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने लग गई और 1890 में जो इम्पीरियल रीस्क्रिप्ट लिखी गई उसके अंदर कन्फ्यूशियस के आइडियोलॉजी के बारे में लिखा गया। ठीक है, इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, दैट वाज अराउंड 1914 टू 1918, तब क्या हुआ, डेमोक्रेसी को जापान के इंटेलेक्चुअल्स और स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वुड्रो विल्सन जो उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को काफ़ी प्रमोट किया था। ठीक है, लेकिन 1917 में फिर क्या हुआ, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, तो लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत पॉपुलर हो गई। लेनिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट थे और इनकी बातों को भी काफ़ी माना लोगों ने, और इनका ये कहना था कि फिर से सोसाइटी में एक हायरार्की होनी चाहिए, एक रूलर होना चाहिए और बाकी सब उनके सिविलियंस होने चाहिए, यानी सिटीजन्स होने चाहिए। 1930 में क्या हुआ, 1930 था साल ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इस टाइम पे क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों के जॉब्स जा रहे थे, रिसेशन चल रहा था और इकनॉमी बहुत गिर गई थी कंट्री की। तो उस टाइम पे नेशनलिज्म और मिलिट्रिज्म को इम्पॉर्टेंट माना गया, क्योंकि डेमोक्रेसी से ऐसा माना गया कि क्योंकि यूएसए में डेमोक्रेसी है तो इसलिए वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई। ठीक है, लेकिन अगर नेशनलिज्म या मिलिट्रिज्म होता तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ अराउंड 1945 के आसपास, तो वहाँ पे क्या हुआ, जापान में कई सारे चेंजेस आए, क्योंकि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के एक्सप्लोजन्स हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि नहीं यार, हमको तो डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि उस टाइम के जो रूलर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमको वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करना है, जबकि उनको पार्टिसिपेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं यार, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी सोसाइटी जो है ये इस आइडियोलॉजी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये इनके लिए एक नया आइडिया था। तो अभी तक जो भी दिया गया था उसको मैंने इस टेबल में शॉर्ट करके लिखा है कि कन्फ्यूशियस की जो बातें थी वो काफ़ी कंजर्वेटिव थी। कन्फ्यूशियस जो था वो मोनार्की में बिलीव करता था, और इसने जो है 1890 में इम्पीरियल रिस्क्रिप्ट थी उसके अंदर अपने आइडियाज़ को प्रमोट किया था, और फिर 1917 में लोग इसकी बातों को मानने लग गए थे, क्योंकि लेनिन जो थे रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि हायरार्की होनी चाहिए सोसाइटी में। 1930 में क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया यूएसए में, तो लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी की वजह से आया है, सो तब भी लोग इनकी बातों को प्रमोट करने लग गए। फिर वर्ल्ड वॉर 2 जब हो गया उसके बाद डेमोक्रेसी जो थी वो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस ने एक्सेप्ट नहीं की, बाकी अदरवाइज़ लोगों को लगा था कि डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये उनके लिए नया था बिल्कुल, तो इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे जो यूकिची फुकुजावा हैं उनकी बातें काफ़ी लिबरल थी और ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से थी। ठीक है, वेस्टर्न बातों से थी, तो ये बिलीव करते थे डेमोक्रेसी में। इनकी बातें 1872 में आई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में इंटेलेक्चुअल्स और स्टूडेंट्स जो थे वो वुड्रो विल्सन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए थे, और उनको लगा था कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहाँ का जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम है, बुक्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, वो सब डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा है कि सोसाइटी अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। ठीक है, सोसाइटी में कई सारे ऐसे स्फीयर्स हैं जहाँ पे अभी भी कन्फ्यूशियस की बातें जो हैं वो अप्लाई होती हैं। तो अभी के टाइम में जैसा कि ऑथर ने कहा है कि कोई स्टेबल वैल्यू सिस्टम नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज़ को माना जा रहा है, दोनों चीज़ें बराबर बराबर हैं। ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ आर कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड बाय स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूजन्स ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़, यानी कि पहले जो वैल्यूज़ थी, पहले वैल्यूज़ थी कन्फ्यूशियस की, कंजर्वेटिव वैल्यूज़ थी, और अब हैं वेस्टर्न आइडियाज़ जो धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में इन वैल्यूज़ को ज़्यादातर मिस इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, इनको गलत समझा जाता है, क्योंकि लोग इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं डेमोक्रेसी को कि ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। ठीक है, और ये मटीरियलिस्टिक गोल्स हैं इसके बहुत, क्योंकि हम जब कह रहे हैं इक्वालिटी की बात, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो हैं कुछ राइट्स होने चाहिए और हमें भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए सोसाइटी में। तो एक तरह से ये मटीरियलिस्टिक गोल्स हैं डेमोक्रेसी के। तो ये बातें जो हैं इन्हें गलत समझा जा रहा था सोसाइटी में। अब ऑथर कह रहे हैं कि कई सारे जापानीज़ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है कन्फ्यूशनिज्म को, यानी कि कॉन्जर्वेटिव प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी पुरानी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनके वेस्टेजेस अभी भी बचे हैं, यानी कि कुछ जगह हैं
जहाँ पे अभी भी पुरानी आइडियोलॉजीज़ चलती हैं। तो जैसा कि अब एग्जांपल दे रहे हैं ऑथर कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, यूनिवर्सिटी फैकल्टीज़ हैं, वहाँ पे एक ओयाबुन कोबन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ये चलता है, ठीक है, जो कि कॉन्जर्वेटिव आइडियोलॉजी है। यानी कि कोई एक पार्टी लीडर है, कोई लीडर है, सुपरवाइज़र है, प्रोफेसर है, जो कि हायर है अथॉरिटी में, ठीक है, वो लॉयल्टी के रिटर्न में अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रोटेक्ट करता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यानी कि जो आपसे सुपीरियर है, यानी कि अगर कोई प्रोफेसर है, ठीक है, और कोई स्टूडेंट है, तो प्रोफेसर जो है वो आपसे सुपीरियर है, तो लॉयल्टी जो है वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती है, और जो प्रोफेसर है वो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से हायरार्की ही दिखा रहा है हमें कि जो सुपीरियर है और जो इन्फीरियर है उनके एक तरह से रोल्स बन गए हैं, और यही चीज़ें मैरिजेस में भी होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये भी बताया गया है कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे लैडर्स ऑफ मोबिलिटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको आपकी जो पोस्ट है वो अभी काफ़ी छोटी है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप तब तक ही प्रमोशन पा सकते हो जब तक आपकी सक्सेसफुल लोगों से अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है। यानी कि जो आपसे सुपीरियर लोग हैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट्स बना के रखने पड़ेंगे, उनका आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, तभी आप उस जो है सक्सेसफुल लैडर के ऊपर चढ़ सकते हैं, ठीक है। वहीं पे लोगों के बीच में कोई हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ही नहीं है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि भाई जो आपसे सुपीरियर है वो आपसे बड़ा है, वहाँ पे कोई इक्वालिटी की बात ही नहीं चलती। वहाँ पे ये माना जाता है कि आपसे जो सुपीरियर है आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, और जो सुपीरियर है वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि भाई इसने मेरे को लॉयल्टी दिखाई है तो मैं इसका प्रमोशन कर दूँगा, ठीक है। तो एक तरह से पूरे पैसेज से ऑथर यही कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली कि कितना भी जापान में चेंजेस आए हों, डेमोक्रेसी के बारे में लोग पढ़ रहे हों, लोग कन्फ्यूशनिज्म को रिजेक्ट कर चुके हों, लेकिन उनकी सोसाइटी में अभी भी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1, इस पैसेज को लिखने का मेन एम क्या था ऑथर का, ठीक है। तो इस पूरे पैसेज में ऑथर ने यही बताया है कि जो जापानीज़ वैल्यू सिस्टम है वो किस तरह से बनाया गया है। दो तरह की आइडियोलॉजीज़ हैं, एक कंजर्वेटिव है, दूसरी थोड़ी सी लिबरल है, ठीक है, और इस तरह से उनकी सोसाइटी थोड़ी सी शेप हुई है। तो एक्सप्लेनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ कन्फ्यूशनिज्म ऑन मॉडर्न जापान, ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि कन्फ्यूशनिज्म जो है वो पुराने टाइम से चली आ रही है। तो मॉडर्न जापान के अंदर कन्फ्यूशनिज्म को रिजेक्ट किया जा रहा है, और नई चीज़ें जो है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है वो जापान पे आ रही है। तो कन्फ्यूशनिज्म पहले से था, अभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है वो कन्फ्यूशनिज्म से। एनालाइजिंग द रीजंस फॉर जापान्स पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सक्सेस, ये बात भी बिल्कुल गलत है, कहीं भी पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सक्सेस के बारे में बात नहीं हुई है। डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ जापानीज़ वैल्यूज़, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे पैसेज में जापानीज़ वैल्यूज़ के बारे में ही बात हुई है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डिस्क्राइबिंग मैनेजरियल प्रैक्टिसेस इन जापानीज़ इंडस्ट्री, ये बात भी गलत है, क्योंकि सिर्फ एक पैराग्राफ में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैनेजरियल प्रैक्टिसेस का। कंट्रास्टिंग मॉडर्न विद प्री वॉर जापानीज़ सोसाइटी, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्री वॉर जापानीज़ सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी को कंट्रास्ट करना ऑथर का मेन एम नहीं था। उनका मेन एम ये बताना था कि जापानीज़ वैल्यूज़ जो हैं वो किस चीज़ से डिटर्मिन हो रही हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पहले लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेबल वैल्यू सिस्टम नहीं है, ना पहले था ना अब है, और जो पुरानी वैल्यूज़ थी कन्फ्यूशनिज्म की उन्हें चेंज किया जा रहा है बाय वेस्टर्न आइडियाज़। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ओयाबुन कोबन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ओयाबुन कोबन जो है दैट इज़ अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो हमने पढ़ी थी पैसेज में, ठीक है। ऑप्शन ए, पॉलिटिकल कैंडिडेट एंड वोटिंग पब्लिक। अब आपको ये ऑप्शन सही लग सकता है, लेकिन ये ऑप्शन एक्चुअली में गलत है। वो इसलिए क्योंकि जो पॉलिटिकल कैंडिडेट है वो आपको कहेगा कि आप उसके लिए वोट करो, लेकिन ये है पॉलिटिकल कैंडिडेट और ये है अपनी पब्लिक। मान लो कि पब्लिक में कोई इंसान है जिसने लॉयल्टी नहीं दिखाई, ठीक है, यानी कि उसने उस पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं किया, तो भी अगर वो पॉलिटिकल कैंडिडेट जीत जाता है तो
उस पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी, यानी कि जो उसके लिए वोट नहीं कर रहा है ना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को लेनी पड़ रही है। तो सीधे सीधी बात है, ओयाबन कोबुन का ये एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि ओयाबन कोबुन का मतलब ये है कि अगर आप लॉयल्टी दिखाओगे तो फिर सामने वाला इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। यहाँ पे लॉयल्टी नहीं दिखाई जा रही है तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अ गिफ्टेड साइंटिस्ट एंड हिज प्रोटेजी, ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई एक साइंटिस्ट है बड़ा, ठीक है, सीनियर साइंटिस्ट, और उसके अंडर पे एक इंटर्न, मान लो प्रोटेजी को आप इंटर्न भी कह सकते हो, तो वो काम कर रहा है। अगर इंटर्न जो है वो उसको लॉयल्टी दिखाएगा क्योंकि वो उससे इन्फीरियर है, तो जो साइंटिस्ट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और हो सकता है उसका प्रमोशन करवा दे। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। टू ब्रदर्स हुआ पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बिजनेस में पार्टनर्स हैं, यानी कि दोनों की बराबर की रिलेशनशिप है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है। ये दोनों हायरार्की में सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है एक दूसरे से, ये दोनों सेम लेवल पे है। अ जज प्रिसाइडिंग एट अ ट्रायल ऑफ अ क्रिमिनल डिफेंडेंट, ये भी बिल्कुल गलत है, कि ऑब्वियस सी बात है, क्रिमिनल है वो, ठीक है, वो कितनी भी लॉयल्टी दिखा ले, जज जो है वो उसको जो है क्राइम के हिसाब से सज़ा देगा, वो कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। लीडर ऑफ म्यूज़िकल एंसेम्बल हु इज़ ऑल्सो म्यूजिशियन इन द ग्रुप, ये बात गलत हो जाएगी, वो इसलिए, ये सही हो सकती थी कि अगर वो सिर्फ लीडर होता म्यूज़िकल एंसेम्बल का, लेकिन वो म्यूजिशियन भी है ग्रुप के अंदर, तो एक तरह से वो अपने ग्रुप मेंबर्स के कंपैरिजन में इक्वल पोजीशन पे हो गया। अगर इक्वल पोजीशन है तो फिर आप ओयाबन कोबन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर लोगों के बीच में होती है ये रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 3, जापानीज़ एटीट्यूड्स, जापानीज़ वैल्यूज़ जो हैं वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुई है। स्टेटमेंट 1 है डेमोक्रेटिक आइडियल्स, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे साफ एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, व्हेन द डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म ऑफ प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन हैड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन जापानीज़ इंटेलेक्चुअल्स, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर, तो वैल्यूज़ आर कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड बाय स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूजन्स ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़, ये बात भी आपको पैसेज में लिखी हुई मिलेगी, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। रेमिनेंट्स ऑफ एन अर्लियर सोशल स्ट्रक्चर, अब ये जो है ना अर्लियर सोशल स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कन्फ्यूशनिज्म की, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट जापानीज पीपल हैव कॉन्शियसली रिजेक्टेड कन्फ्यूजनल बट वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड ऑर्डर रिमेन, ठीक है, तो रेमिनेंट्स वहाँ पे रह गए हैं ओल्ड ऑर्डर के, सो ऑप्शन ई वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस पैसेज में ऑथर आके कहना क्या चाह रहे हैं। तो शुरुआत में ऑथर ने कहा था कि पहले जापान जो है वो कन्फ्यूशनिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, उसके बाद में एक टाइम आया जब वहाँ पे जो यूकिची फुकुजावा हैं उन्होंने बताया कि आपको लिबरल होना पड़ेगा, डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है लोग डेमोक्रेसी में मानने लग गए, क्योंकि वुड्रो विल्सन डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद 1917 में लोगों ने लेनिन की थ्योरी को माना, जो कि अगेन कन्फ्यूशनिज्म की आइडियोलॉजी थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जब आया तब लोग फिर से मांगने लग गए कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। तो इस तरह से जो है आइडियल्स चेंज होते गए और अभी के टाइम में अगर हम देखें आज का जो सिनेरियो है जापान का, वहाँ पे डेमोक्रेसी ही चल रही है, लोग डेमोक्रेसी को ही मानते हैं, लेकिन कई सारे सोसाइटी में ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी कन्फ्यूशनिज्म चल रही है, ठीक है। ऑप्शन ए, डिसीजंस अबाउट प्रमोशंस आर ऑफन बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स, ये बात जो है ना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि टाइम पे जो जापानीज़ वैल्यूज़ है वो चेंज हो रही हैं, ठीक है, अलग अलग आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस हो रही है, तो कौन इसको किस तरह से लेता है वो उनकी पर्सनल फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि शुरुआत में देखा गया था कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी वो टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स वगैरह ने एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन सोसाइटी उसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तब जो है जापान में सब लोग मानने लग गए कि भाई हमको तो डेमोक्रेसी चाहिए, तो टाइम पे जो है पर्सनल फीलिंग्स चेंज होती गई और इस तरह से ये सब चल रहा था। स्टूडेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक टेनेट्स ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी, तो ये ऑप्शन तो आप देखते ही गलत मार्क कर दीजिए, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स तो पहले लोग थे जिनको डेमोक्रेसी पसंद आई थी, जिन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी हमें मिलनी चाहिए। वेस्टर्न वैल्यूज़ हैव कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड ट्रेडिशनल जापानीज़ एटीट्यूड्स, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ साफ आपको पैसेज में अगर याद हो तो लिखा हुआ था कि वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है वो आ गई हैं जापान में, लेकिन अभी भी
पुरानी वैल्यूज़ के वेस्टेजेस रह गए हैं सोसाइटी में, मतलब पूरी तरह से वेस्टर्न आइडियाज़ नहीं आ पाए हैं। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू जापान फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 2। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। मैं बताऊँ क्यों? वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोग मांगने लग गए कि हमको तो डेमोक्रेसी चाहिए। तो डेमोक्रेसी क्या होता है पता है? डेमोक्रेसी होता है इक्वालिटी का इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एक आइडियल था कन्फ्यूशनिज्म का। कन्फ्यूशन जो लोग मानते थे कन्फ्यूशनिज्म में, वो कहते थे कि हमें जो अथॉरिटेटिव लोग हैं, यानी कि जो हमसे सुपीरियर लोग हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि वो हमारा सारा काम करवा दें। लेकिन यही बात डेमोक्रेसी में नहीं मानी जाती थी। डेमोक्रेसी इक्वालिटी में बिलीव करती थी। सो ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी रॉन्ग। मोस्ट जापानीज वर्कर्स आर मेंबर्स ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑथर ने कई बार इस बारे में कुछ भी बात नहीं की है पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज को डेवलप करने के लिए, यानी कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऑथर ने क्या किया है। ठीक है, तो ऑथर ने शुरू में कहा था कि कन्फ्यूशनिज्म थी, उसके बाद वेस्टर्न कल्चर आया, लेकिन फिर उसने एक बात कही कि मोस्ट जापानीज़ पीपल हैव कॉन्शियसली रिजेक्टेड कन्फ्यूशनिज्म, लेकिन अभी भी ओल्ड ऑर्डर के वेस्टेजेस जो हैं वो रह गए हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए उसने एक टर्म हमें बताया, ओयाबन कोबुन, जो कि वहाँ की बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी यूज़ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए, इंट्रोड्यूस एन एनालॉजी। एनालॉजी मैंने कहा था आपको फंक्शनल सिमिलैरिटी होती है, तो एनालॉजी नहीं बताई गई है, यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है, एक नया टर्म बताया गया है। सो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। डिफाइन अ टर्म, ये बात बिल्कुल सही है। ओयाबन कोबन के बारे में हमें बताया गया। प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है पैसेज में, सो ऑप्शन सी वुड बी रॉन्ग। साइट एंड अथॉरिटी, तो ये भी गलत है, किसी एक अथॉरिटी को साइट नहीं किया गया है। ठीक है, सो ये गलत हो जाएगा। इशू अ चैलेंज, ये बात भी बिल्कुल गलत है, इस तरह का कोई चैलेंज नहीं दिया है पैसेज में ऑथर ने। क्वेश्चन नंबर 6, इम्पीरियल रीस्क्रिप्ट ऑफ 1890 के बारे में पैसेज में क्या कहा गया है। तो वहाँ पे कहा है कि जो यूकिची फुकुजावा थे वो गवर्नमेंट को नहीं रोक पाए कन्फ्यूजन थॉट की तरफ बढ़ने से और इम्पीरियल रीस्क्रिप्ट ऑफ 1890 को लाने से। कन्फ्यूजन थॉट जो था वो काफ़ी कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे। ऑप्शन ए वाज अ प्रोटेस्ट बाय लिबरल्स अगेंस्ट द लैक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इन जापान। ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात जब आती है तो हम यूकिची फुकुजावा की बात करते हैं, और कन्फ्यूशियस की जब बात करते हैं हम, तो हम कंजर्वेटिव आइडियाज़ की बात करते हैं। जो इम्पीरियल रीस्क्रिप्ट ऑफ 1890 थी वो कन्फ्यूशियस आइडियाज़ के ऊपर थी। मार्क द रिटर्न इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू कंजर्वेटिव वैल्यूज़, ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट जो है वो फिर से कंजर्वेटिव आइडियाज़ फॉलो करने लग गई थी। इम्प्लीमेंटेड द आइडियल सेट फॉर्थ इन एजुकेशन कोड ऑफ 1872, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1872 में एजुकेशन कोड जो आया था वो अगेन यूकिची फुकुजावा लाए थे। वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी आई थी वो 1917 में आई थी, और ये जो रीस्क्रिप्ट हुई थी ये 1890 में हुई थी। प्रोहिबिटेड द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़ इन जापानीज स्कूल्स, ये बात गलत है, क्योंकि इसने प्रोहिबिट नहीं किया था टीचिंग को वेस्टर्न आइडियाज़ के, लेकिन इसने ये कहा था कि कंजर्वेटिव वैल्यूज़ को सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, प्रोहिबिट हुआ था या नहीं हुआ था इसके बारे में पैसेज में कहीं नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। तो पैसेज की शुरुआत में बताया गया कि जापानीज़ वैल्यूज़ को दो तरह के आइडियोलॉजीज़ हैं जो डिटर्मिन कर रहे हैं। उसके बाद ये बताया गया कि टाइम पे जो है वैल्यूज़ चेंज होती गई, जैसे कि 1872 जब था तब यूकिची फुकुजावा का टाइम था, और 1890 जो है तब कन्फ्यूशियस थॉट वापस आ गया था। उसके बाद ये बताया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि 1914 से 1918 के बीच में जो टाइम था वहाँ पे डेमोक्रेसी को अच्छा माना गया था, और फिर जब अपना 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ तो फिर से कन्फ्यूशन थॉट्स को सही माना गया। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब भी लोग डेमोक्रेसी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान रहे थे। उसके बाद में 1930 की जब बात हुई थी हमारी, 1930 में कहा गया था कि मिलिट्री रूल ज़्यादा बेटर है, तो क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया है, तो इस तरह की बात हुई थी। और फिर आज की बात हुई करंट स्टेटस की जापान की, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन अभी भी लोग कन्फ्यूशियस आइडियल्स को कई तरह से सोसाइटी में यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट है अ सीक्वेंस ऑफ इन्फरेंसेस इन विच द कंक्लूजन ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेप्स बिकम्स अ प्रेमिस टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं किया गया है कि पहले एक चीज़ बताई गई हो
फिर वो चीज़ नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ लीड कर रही हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पे सक्सेसिव स्टेप्स दिए गए हैं, सक्सेसिव इन्फरेंसेस दी गई हैं, लेकिन एक इन्फ्रेंस जो है वो दूसरी इन्फ्रेंस को की तरफ लीड नहीं कर रही है। A list of generalizations supported by a single example. Again, this is wrong. यहाँ पे कोई single example नहीं दिया है. A chronological analysis of historical events leading up to a description of the current situation. ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने शुरुआत से बताया 1872 से हमने जापान की सिचुएशन को एनालाइज किया और फिर हम आज तक की जो सिचुएशन है वहाँ पे पहुँच गए. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. A statement of a commonly accepted theory that is subject to critical analysis. ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी के बारे में बात ही नहीं हुई है. इंट्रोडक्शन ऑफ अ की टर्म दैट इज़ डिफाइंड बाय गिविंग एग्जांपल्स. तो ये बात देखो, की टर्म का इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन पूरे पैसेज में से वो टर्म डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर में दिया गया है. सो ऑप्शन ई वुड ऑल्सो बी रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 8, पैसेज का सेंट्रल थीसिस क्या है, यानी कि मेन आर्ग्यूमेंट क्या है ऑथर का, उनका इशू क्या है. ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो जापानीज़ वैल्यूज़ हैं वो पहले तो कन्फ्यूशनिज़म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, उसके बाद में डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी आने के बाद भी अभी भी सोसाइटी में कई जगह हमें पुराने कन्फ्यूशनिज़म के बारे में देखने को मिलता है. ऑप्शन ए, द वैल्यू सिस्टम ऑफ जापान इज़ बेस्ड अपॉन ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव वैल्यूज़ दैट हैव इन मॉडर्न टाइम्स बीन मॉडिफाइड बाय वेस्टर्न वैल्यूज़. ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी और अब जो है मॉडर्न टाइम्स में वेस्टर्न वैल्यूज़ आ गई हैं. स्टूडेंट्स एंड रेडिकल्स इन जापान हैव लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी. बिल्कुल ही गलत है ये तो, क्योंकि लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो कंजर्वेटिव थी, वो चाहती थी मिलिट्री रूल हो, और जो रेडिकल्स थे जापान में, स्टूडेंट्स थे जापान में, वो चाहते थे कि जापान में डेमोक्रेसी आए. The notions of personal freedom and liberty did not find immediate acceptance in Japan because of the predominance of traditional group values. तो हो सकता है ये रीज़न हो, लेकिन पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट ये नहीं है. ठीक है, स्टेटमेंट सही हो सकता है, लेकिन मेन आर्ग्यूमेंट नहीं है ये पैसेज का. Modern Japanese society is characterized by hierarchical relationships in which a personal tie to a superior is often more important than merit. तो ऐसा कहीं भी नहीं दिया है पहली बार तो कि पर्सनल टाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेरिट. ठीक है, पर्सनल टाई ज़रूरी है, लेकिन मेरिट भी ज़रूरी है. ठीक है, तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया. दूसरी बात ये कि ये मेन आर्ग्यूमेंट नहीं है पैसेज का कि मॉडर्न जापानीज सोसाइटी में जो है हायरार्कियल रिलेशनशिप्स चल रही हैं. मेन आइडिया जो है पैसेज का वो यही है कि पहले कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे और अब जो मॉडर्न टाइम्स है वहाँ पे वेस्टर्न आइडियाज़ ने थोड़ा ओवरटेक कर लिया है. Influence on Japanese values of American ideals of personal freedom and individual rights is less important than the influence of Leninist ideology. तो अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम में जो है अमेरिकन आइडियल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान में अभी डेमोक्रेसी है. सो ऑप्शन ई वुड ऑल्सो बी रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 9, पैसेज की टोन कैसी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव. ये बात मुझे बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि पैसेज में क्या है कि पूरा एक एनालिसिस दिया गया है जापानीज़ वैल्यूज़ का. ठीक है, ऑब्जेक्टिव तरीके से. यहाँ पे उन्होंने कोई अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं डाले, और ये एक बहुत ही न्यूट्रल रिसर्च है, यानी कि उन्होंने कहीं नहीं कहा कि कन्फ्यूशनिज्म अच्छा है या फिर यूकिची फुकुजावा जो कह रहे थे वो अच्छा है. ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने बस अपनी पूरी एनालिसिस दे दी है कि अभी जापान में क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, किस तरह की आइडियोलॉजीज़ हैं, किस तरह की वैल्यूज़ हैं. उन्होंने ये कहीं भी नहीं बताया है कि उनको कन्फ्यूशनिज्म पसंद आया या यूकिची. तो ये न्यूट्रल है एक तरह से. ठीक है, डिस्पैरेजिंग एंड फ्लिपेंट. डिस्पैरेजिंग का मतलब है सीधा सीधा कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर ने किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है. फ्लिपेंट है कि आप अम्यूजिंग साउंड करना चाह रहे हो, मतलब आप ऐसे बात कर रहे हो कि आप अम्यूजिंग साउंड कर रहे हो. तो इस तरह की भी कोई बात नहीं की है ऑथर ने, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा अपना. क्रिटिकल एंड डिमांडिंग. क्रिटिकल वही कि आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो किसी को, और डिमांडिंग ये कि आप डिमांड कर रहे हो कि ये चीज़ हो. तो ऐसा भी ऑथर ने कहीं नहीं कहा है. उन्होंने सिर्फ एक सिंपल एनालिसिस दी है जापानीज़ वैल्यूज़ की. सो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो रॉन्ग. एंथुजियास्टिक एंड सपोर्टिव. तो ऐसा कोई एंथुजियाज्म, आपको एंथुजियाज्म मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब खुश हो रहे हैं ऑथर, और कुछ ज़्यादा ही उनको एक्साइटमेंट हो रहा है इस बारे में बताने के. तो एक्साइटमेंट में नहीं बता रहे हैं ऑथर, उन्होंने एक सिंपल सी थ्योरी दी है. सो ऑप्शन डी वुड ऑल्सो बी रॉन्ग. स्केप्टिकल एंड क्वेश्चनिंग. स्केप्टिकल यानी कि वो डाउट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, या फिर किसी चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं.
तो ऑप्शन ई भी पूरी तरह से गलत हो जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पूरी एनालिसिस कर ली है, उसके बाद उन्होंने अपनी एनालिसिस को प्रेजेंट किया है। यहाँ पे वो किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। सो वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।